नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। यहां पर हम सारे क्वेश्चंस के इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। मतलब यहां पर सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज़ फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में का इससे लिंक है, मतलब किस स्टेट में मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर और स्टेट के जो फेस्टिवल्स हैं उनको लिख दिया है। जैसे आंध्र प्रदेश का ब्रह्मोत्सवम है, वो मनाया जाता है फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का लोसार फेस्टिवल है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। असम का बोहंग बिहू है। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा है। गोवा का कार्निवल है। और हिमाचल प्रदेश का कोच्चि फेस्टिवल है। हरियाणा का गुगा नौमी। झारखंड का करन फेस्टिवल। कर्नाटका का उगादी। केरला का ओनम और मध्य प्रदेश का लोकरंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो रिवाइज करते हुए चलिए, आपके एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। आगे बात करें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉज फाउंडेड। तो आपको पता होगा एनटीए द्वारा आपके बहुत सारे अब एग्ज़ाम जैसे नीट, जेई, जो इसमें बीटेक वगैरह करते हैं, एमबीबीएस वगैरह करते हैं, उसके लिए एंट्री वाला एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा ही अब कराया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कब फाउंड किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 2014 को इसको 2017 को इसको फाउंड किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर बात की जाए एनटीए की तो फुल फॉर्म तो लिखी हुई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2017 को इसे फाउंड किया गया था। और कंट्रोल इसको कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कंट्रोल करती है। डायरेक्टर जनरल है इसके विनीत जोशी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस ना पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपसे इस वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए 18th एशियन गेम्स हेल्ड इन, तो 18 जो पिछला वाला 2000 कब हुआ था? ये 2018 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। 2018 में जो 18th एशियन गेम्स हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये जकार्ता में हुआ था। ठीक है, जकार्ता याद रखिएगा। ये किसकी राजधानी है? तो आपको पता होगा फिलीपींस की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो जो 18th था वो हुआ था जकार्ता में, और जो अगला होने वाला है 19th वो होने वाला है चाइना की एक सिटी है होंगजू, वहाँ पर 2022 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये 4-4 साल के अंतराल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और आपको बता दूं, पहली बार जब इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था 1951 में, वो कहाँ कराया था? दिल्ली में, नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर, पहले गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल इंडिया के, ये सब पूछे जाते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में सारा डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इसकी बात करें पहले वायसराय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर बात करते हैं तो पहले अगर आपसे पूछे जाए कि गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछा जाए पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो आंसर हो जाएगा वारेन हास्टिंग। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तो आंसर होगा विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 4 बताए हैं, चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी। तो एचडीएफसी एक बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस समय अधिकतर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, तो मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर है? किसी बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है क्या? बिल्कुल है। पीएनबी और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पीएनबी का मतलब पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा बैंक है
पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, आगे बात करें। और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए बेंगलोर में किसी का हेडक्वार्टर है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। किस बैंक का? तो आप बोलोगे कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो बाकी ऑप्शन में भी आप क्वेश्चन बना सके या फिर आंसर दे सके, कुछ ऐसा आपको टेक्निक से ही पढ़ना होगा। यहाँ बात की जाए एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी के ओनर, मतलब इनकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एग्जाम में पूछा गया है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है कि एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्यों पूछेगा, पूछते हैं। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और बताइए। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। अगर बात करें इसके हेड कौन है, मतलब सीईओ कौन है एचडीएफसी के, तो शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई में, ये बात हमने कर ली। और इसको फाउंड किया गया था 1994 में। 1994 में ही आईसीआईसीआई जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इसको भी स्थापित किया गया था। और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक हैज़ बीन मर्ज्ड विद विच बैंक। तो इंडियन बैंक किसके साथ मर्ज कर गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये मर्ज किया है इलाहाबाद बैंक के साथ। किसके साथ? इलाहाबाद बैंक के साथ। कैनरा बैंक के साथ कौन मर्ज किया है? अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो मैं आपको बता दूं, कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया है सिंडिकेट बैंक। और अब सिंडिकेट बैंक का नाम भी कैनरा बैंक ही रख दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप दिखाता हूं मैं आपको लिस्ट पूरी। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हो चुके हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो चुके हैं। कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुका है। इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज हो चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो चुके हैं। टोटल भारतीय सरकार के पास, मतलब सरकार के स्वामित्व वाले बैंक कितने हैं? इस समय पर 12 हैं, लेकिन कुछ समय और रुकिए और कम हो जाएंगे। मतलब इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ा जा रहा है और मर्ज कर करके इनको नंबर इनके कम कर दिए जाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट इलेक्शन इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट के जो भी आर्टिकल्स लिंक्ड हैं ये पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको रेगुलरली रिवाइज कराता हूं और काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54 के अंतर्गत। सी ऑप्शन यहां पर सही है। सारे आर्टिकल मैंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड लिख दिए हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, जो भारत की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंतर्गत है? तो प्रेसिडेंट के पास रहती है, बस वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, ये ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 54 की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन कराया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और आर्टिकल 55 बताता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, मतलब ऊपर तो बताया जाता है कि प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन होगा, किस तरीके का होगा वो बताता है आर्टिकल 54। वैसे होता किस तरीके से है तो आपको बता दूं, इसमें जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ कहाँ के? लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानमंडल के। विधानमंडल मतलब जो हमारी काउंसिल है और जो हमारी असेंबली है, इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। 56 आर्टिकल बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो कितने साल का टर्म होगा? तो आपको बता दूं 5 साल का होता है। और एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, प्रेसिडेंट साहब दोबारा से चुने जा सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये 57 में बता रखा है। और आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट बनने की बता रखा है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक होने चाहिए और वो 35 साल से ज़्यादा के होने चाहिए। 35 साल से ज़्यादा के हैं तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव
लड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब कुछ लोगों के साइन कराने होते हैं, फिर अपनी फीस जमा करनी होती है, सब चीज़, और कोई सरकारी पद पे नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओथ की बात की जाए तो इनको ओथ बताई गई है आर्टिकल 60 में, जो कि हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम जो चीफ जस्टिस हैं वो दिलवाते हैं इनको ओथ। और आर्टिकल 61 बोलता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब महाभियोग, किस तरीके से प्रेसिडेंट साहब को उनके पद से हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल पूरा किए बगैर। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टीम हैड पार्टिसिपेटेड इन आईपीएल 2020। तो आईपीएल 2020 में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करी हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 टीमें। अगर आपसे 2021 का पूछा जाए तो भी आप कहेंगे 8 ही टीमें पार्टिसिपेट करी हैं, लेकिन 2022 में जो होने वाला है आईपीएल, उसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, क्योंकि 2 टीमें और इंक्लूड होंगी। अब 8 टीमें जो 2020 और 21 में, वैसे 21 का मैं डेटा ये दे रहा हूं, 2021 में जो पार्टिसिपेट करी हैं 8 टीमें, उनके कैप्टन कौन कौन रहे हैं पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो मुंबई इंडियन के जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे, और मुंबई इंडियन वो टीम है जो सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीती है। कितनी बार जीती है? 5 बार। चेन्नई सुपर किंग, उसके जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी थे, ये 4 बार आईपीएल को जीते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, विराट कोहली कैप्टन थे, एक भी बार आईपीएल को नहीं जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत इसके कैप्टन थे, और ये भी एक भी बार जो खिताब को नहीं जीते। कोलकाता नाइट राइडर, इयॉन मॉर्गन इसके कैप्टन थे, और ये 2 बार जीते हैं। और राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन इसके कैप्टन थे, और ये आई थिंक एक बार खिताब को जीते हैं। पंजाब किंग मतलब पहले इनका नाम था, इन्होंने इस साल अपने नाम को अपडेट किया है। तो इनके कैप्टन थे केएल राहुल। सनराइज हैदराबाद, इसके कैप्टन थे केन विलियमसन। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मून्स डज प्लैनेट मार्स हैव। तो मार्स, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह के कितने मून हैं? तो आपको बता दूं कि इसके 2 मून हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस नाम के 2 इनके पास मून हैं। और लिस्ट अगर आप जानना चाहें तो मरकरी और वीनस, इन दोनों के पास एक भी मून नहीं है। अर्थ के पास 1 मून होता है, मार्स के पास 2 होते हैं, जुपिटर के पास 79 होते हैं, सैटर्न के पास 82 होते हैं, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 14। सीक्वेंस भी कभी कभी आपसे लगाने को दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है जो शनि सैटर्न है उसके पास सबसे ज़्यादा मून इस समय है। ठीक, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है मौलम नेशनल पार्क इज इन। तो मौलम नेशनल पार्क किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी में है? तो आंसर हो जाएगा ये गोवा में उपस्थित है, और इसी को महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में दूसरा नाम देकर भी पूछा जा सकता है। तो गोवा, जो कि मौलम नेशनल पार्क यहाँ पर उपस्थित है, ये नेशनल पार्क कब बना था वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए 1992 में इसको बनाया गया था। गोवा की बात करें तो भारत देश का सबसे छोटा एरिया वाइज राज्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? जो डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वही इस्टेब्लिशमेंट ईयर नासा का भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लिंक करते हुए आप पढ़ते जाइए। अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ को इस्टेब्लिश किया गया था 1958 को, और इसी ईयर को नासा को भी बनाया गया था। तो आपका आंसर आपको मिल गया है, 1958 आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए इसको हेड इस समय कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी इसको हेड कर रहे हैं, जिनको आर्यभट्ट अवार्ड भी अभी दिया गया है इनके बेहतरीन काम के लिए। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि राजनाथ सिंह लीड कर रहे हैं, वो इसके काम को रिप्रेजेंट करती है, मतलब रेस्पॉन्सिबल है। अगर बात की जाए कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, और ईयर तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर यहाँ पर बात की जाए पहले ऑप्शन की, तो 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था,
1950 में किसको, इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, और 1969 में इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूएनएससी नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर। तो यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वैसे तो टोटल मेंबर है 15 में से 5 मेंबर हैं परमानेंट और 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट। भारत नॉन परमानेंट मेंबर का पार्ट है और नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर मैं ये क्वेश्चन करा क्यों रहा हूं, आपको क्या करना है, अगर मैंने ये क्वेश्चन कराया ना तो इसके आसपास की सारी डिटेल जितनी मैं बताता हूं वो, और साथ साथ खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको जरूर वो याद भी होती चली जाएंगी। जैसे मैंने पीछे करवाया है आपको एक इस्टेब्लिशमेंट ईयर डीआरडीओ का, तो आप ऐसा कीजिए, सारी हाईएस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्यादा चर्चित रहती हैं उनको किसी एक पेज पे लिखकर दीवार पे चिपका दीजिए, जिससे आप उसे रेगुलर आंखों में गुजारते रहेंगे तो ईयर भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। 5 मेंबर हैं जो कि परमानेंट है यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। यहां पर बात की जाए कौन कौन है, तो यूएस, यूके, रसिया, चाइना, फ्रांस, ये परमानेंट मेंबर हैं और 10 है नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको बात याद रखनी है, कंप्यूटर से जो रिलेटेड है कोई भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लेकिन आसान पूछी जाएगी जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे। तो याद रखिए, जो भी आसान सी, जैसे पीडीएफ है, पीपीटी है, और क्या कहते हैं जैसे एफटीपी है, एचटीटीपी है, ये सारी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। सीपीयू है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एएलयू की पूछी जाती है, तो आप ये सारी एक बार याद कर लीजिए जिससे आपको बेनिफिट एग्जाम में मिले। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर इंडिया। तो इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर हो जाएगा, इंडिया को डिस्कवर किया था 1492 में, आई थिंक आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। ये पुर्तगाल के निवासी थे, इन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया को। यहां पर आंसर आपको मिल गया। अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, तो कोलंबस, अमेरिका को डिस्कवर करने वाले कौन थे? कोलंबस थे, जो कि इटली देश से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात की जाए गैलीलियो गैलीली की, तो गैलीलियो गैलीली ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था। नीचे लिखा हुआ है निकोलस कॉपरनिकस, तो ये कौन है? इन्होंने ये बताया था कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है इन द सफिक्स इट इंक्लूड्स एल, मतलब किसके सफिक्स में, किसके लास्ट में? प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो पहले कोई नाम है उसके पहले कुछ इंक्लूड किया जाए, और सफिक्स होता है जिसके नाम के पीछे कुछ इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ सफिक्स की बात की गई है। सफिक्स अगर एल यूज होता है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जाए एल यूज होता है एल्डिहाइड में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकियों का मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर एल्कोहल है, एल्कोहल का मतलब CH2OH, लास्ट में ये है तो आप आखिरी में क्या जोड़ेंगे? OL जोड़ेंगे। अगर कीटोन है, कीटोन का मतलब क्या है? मतलब एक कार्बन इधर होगा, मतलब कार्बन की सीरीज लो, R ले लो, और एक C होगा, और यहाँ पर भी एक सीरीज होगी, ये डबल नहीं होगा, एक ही होगा। यहाँ पे एक सीरीज है और इसके ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा कीटोन। कीटोन के लास्ट में क्या जुड़ेगा? ONE लास्ट में जुड़ेगा, मतलब सफिक्स में जुड़ेगा। अगर हैलोजन की बात की जाए तो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ये सारे जो हैं वो हैलोजन में जुड़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें कौन सा सफिक्स जुड़ता है? उसमें सफिक्स जुड़ता है ईन का, मतलब एल्कीन, इस तरीके का वर्ड जुड़ेगा। अगर बात की जाए कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे तो उसमें कौन सा जुड़ेगा? आइन जुड़ेगा, मतलब YNE। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, और या फिर 2-3 ग्रुप में शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।